हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे साइंस वीकली सेशन में। समय है सेकेंड वीक ऑफ जून और हम लोग एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। आज हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, बाकी आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर से पूछिएगा। हमारे पास एक एआई और बायो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है, एआई प्लस बायो मैन्युफैक्चरिंग का। इसको हम लोग समझेंगे कि इंडिया आखिरकार कहां पर लैग कर रहा है। बड़ा ही जरूरी है इसको समझना, क्योंकि एक तरफ ना इंडिया के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि न्यू लाइन ऑफ मेडिसिन को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, उसमें एआई को इंक्लूड कर रहे हैं। बट दूसरे तरफ उसके लिए कोई भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फ्रेमवर्क ही नहीं है हमारे पास में। और दूसरा, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अब ऐसी चीजों को सबसे बुरा लगता है पढ़ाने में, क्योंकि मतलब हमें तो चलो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नजर से देखना है, बट आप सभी को पता है कि जब अभी अहमदाबाद में आपकी बोइंग फ्लाइट जो थी वो क्रैश करती है, कितना दुखद हादसा होता है। मतलब उनके परिवारजनों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अंदर से मन बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। बट स्टिल बड़े ही मतलब अजीब मन से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मतलब बहुत बुरा फील हुआ मुझे। बट स्टिल हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है उसमें भी जरा हम लोग देखते हैं। वो डिस्कस और भी गंभीर समस्या को हमें करना है, मतलब वो मोमेंट ही बहुत गंदा होता होगा, मुझे पता है। इसमें हमें क्या करना है पता है? जो भी डीएनए, जितने भी मृतक लोग होते हैं, हम लोगों ने बोला कि उनकी फैमिलीज को हम उनकी फैमिलीज आइडेंटिफाई करेंगे। हम मतलब जो भी उनकी फैमिली से आएंगे उनको हम लोग ये आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि हाँ, इस तरीके से ये शरीर हमें मिला है। अब ये शरीर चूंकि इतना खराब हो चुका है, जल चुका है, कि फेस आइडेंटिटी तो बन नहीं सकती, तो एक ही मुद्दा बचता है, वो है डीएनए टेस्टिंग का। लेकिन ये जो डीएनए टेस्टिंग है ना, ये कई प्रकार से हो सकते हैं और इनमें बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि हमारे, क्या ही बोलूं यार, इस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कोई नहीं, हम लोग अपने हिसाब से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारा द हिंदू आर्टिकल का है। द हिंदू में अभी रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि एआई एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, कैन द पॉलिसीज मैच आवर एम्बिशंस। मतलब एक तरफ हम ना बहुत आशावादी हैं, हम एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार बायोटेक्नोलॉजी में एआई को मिलाएंगे तो भाई साहब रिवॉल्यूशन ही रिवॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक चीज आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है ना, इंडिया का पोजीशन फार्मास्यूटिकल्स में काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया बहुत सारे मेडिसिन और वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करता है। और यह बात हम लोग कई बार अपने वीकली डिस्कशन और मंथली डिस्कशन में कर भी चुके हैं। यहां पर अब प्रॉब्लम कहां पर आती है मैं बताता हूं। यह है आपके लिए पुराने जमाने की दवाइयां, टैबलेट्स, कैप्सूल्स जो हम लोग खाते हैं और हमारी बीमारी का इलाज होता है। लेकिन आजकल के टाइम पर ये जो मेडिसिन थे, अब वो थोड़े पुराने स्टेज पर शिफ्ट हो रहे हैं और हमें एक नया एज ऑफ रिवॉल्यूशन दिख रहा है। ये नया एज ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे बन रहा है? ये बन रहा है जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को एआई से मिलाते हैं। when biotechnology meets AI, this is the next gen medicine। ये नेक्स्ट जेन मेड है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। आर्टिकल ना बहुत ही गंभीर समस्या को यहां पर हम लोग के सामने रखता है और बहुत ही क्रूशियल इस बारे में डिस्कस करना। यहां पर साफ साफ लिखा है कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का इनोवेशन दोनों हैंड इन हैंड चले ना, तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। और इसके सपोर्ट में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज फ्रेमवर्क की बात भी की है, जैसे कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इसके बारे में, बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 पॉलिसी बहुत सारा है। ऐसे ही हम लोगों ने एआई फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल एक इनिशिएटिव देखी है।
इसी तरीके से एक इनिशिएटिव है इंडिया एआई मिशन। ये सारे के सारे जो मिशंस हैं, ये सब इंडिया नई नई पॉलिसीज लेके आ रहा है। राइटर का कहना है कि ये सफिशिएंट नहीं है भाई साहब। जिस हिसाब से, जितने स्पीड से और जितने डायमेंशंस में आज का हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन लीड कर रहा है, नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए आयाम को तलाश रहा है, उतनी तेजी से ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाए जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो कोई एक वैक्सीन बनाने की बात हुई। अब वैक्सीन सही प्रकार से काम करेगी कि नहीं करेगी, मान लेते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने एआई को बहुत सारा डेटा फीड किया था। मान लेते हैं कि हम लोगों ने 20,000 लोगों का डेटा फीड किया और उसके बेसिस पर हम लोगों ने यह जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई साहब ये जो वैक्सीन है, देखो ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। लेकिन क्या एआई ने इस बात को ध्यान दिया कि जो तुमको 20,000 डेटा सप्लाई किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया से है, वो तुम्हारे किसी भी स्लम एरियाज के डेटा नहीं है, वो किसी भी गांव के दूर दराज के इलाकों के डेटा नहीं है, ऐसी जगहों के डेटा नहीं है जहां पर दिन में सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे बिजली आती है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो वैक्सीन सही हो, बाकी लोगों के लिए ना काम करे। तो यहां पर ना राइटर इसी बारे में क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे एम्बिशंस तो आसमान बराबर हैं, लेकिन जो तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो तुम चेंजेस लेके आना चाहते हो, वो तुम्हारी 25 मंजिला इमारत की बिल्डिंग भी नहीं छू पा रही है। तो आखिरकार ये जो दोनों में इम्बैलेंस है, इस गैप को फिल कैसे किया जाए, इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो ही आर्टिकल में यहां पर राइटर हाईलाइट करना चाहते हैं। तो एक बार इसको हम लोग समझते हैं। इंडिया का एआई और बायोटेक गैम्बिट क्या है, इसके बारे में हम लोग को जरा एक बार समझना है। यहां पर आप सबको पता है कि हमारे पास में एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है जिसमें कि हम लोग एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। ग्लोबल लीडर किस चीज में? हम लोग बनना चाहते हैं एआई, एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। हम लोग एथिकल डेवलपमेंट ओरिएंटेड एआई के फील्ड में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है वो अपने रिवॉल्यूशन के साथ साथ जब हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब की बेनिफिट की बात कर रहा है, तो इसका कन्वर्जेंस हो जाए किसके साथ? एआई के साथ में, और ये दोनों मिलकर कुछ चमत्कार करें। तो ये बात चल भी रही है और ये बात हो भी रही है। यहां पर आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो आपको 2 कंपनी के नाम लिखे गए हैं। ये 2 कंपनी के नाम मैं आपको बता देता हूं। यहां पर है, एक कंपनी का नाम है बायोकॉन और एक का नाम है स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस। ये दोनों ही इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस बारे में रिसर्च कर रही हैं कि बायोटेक और एआई साथ साथ आए, और इनके रिसर्च काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं और मार्केट में इनके प्रोडक्ट भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। यहां पर बात हो रही है कि हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल जब बायोटेक और एआई मिलता है तो उससे हम लोग ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यहां पर हम पोटेंशियल्स देख रहे हैं कि जब व्हेन बायोटेक मीट्स एआई तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हमने बोला कि भाई साहब जो तुम्हारा 6-6 साल तक ड्रग डिस्कवरी में इतना समय चला जाता था, उसको हम लोग चंद दिनों में कन्वर्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द वेरियस डेटा फीड टू द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा क्या है कि हम लोग अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कभी भी कोई भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, अब हमारे पास इतना शानदार डेटा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, इतना शानदार डेटा होगा कि एक स्मॉल ट्वीकिंग डिफरेंस बिटवीन द प्रोटीन सप्लाई, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस हो जाए अगर आपके इम्यून सिस्टम में, वो हर एक चीज को, वो छोटी सी छोटी जो कि इंसान के पकड़ पाने से, इंसान के ऑब्जर्वेशन के परे होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर भी एआई आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। यहां पर ऑप्टिमाइजिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली आपके कुछ ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फोरकास्ट करेगा। मान लो मार्केट में
एकदम से समझ में आता है कि यार मौसम में ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ये बीमारियां आने वाली हैं, मार्केट में इन दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कुछ मेडिसिन के प्रोडक्शन बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पता होगा कि ऐसी बीमारी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो रहा है। हम प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं भाई साहब कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, कौन सी बीमारी आने वाली है, और उससे लिए हम लोग पहले से ही तैयार हैं। तो ये भी बायो मैन्युफैक्चरिंग को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही शानदार काम करेगा। चौथा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये तो भाई साहब बहुत ही शानदार है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मेडिसिन तो खाते हैं, लेकिन हर एक मेडिसिन हर एक इंडिविजुअल पर अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और यहां पर जब हमारे पास इंडिविजुअल जेनेटिक डेटा होगा तो हम लोग पर्सन्स के या फिर उस पेशेंट के बेसिक आउटकम के बेसिस पर भी हम लोग मेडिसिन या फिर उसके लिए कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाएंगे। यहां पर भी आपका बायोटेक्नोलॉजी और एआई काम करेगा। तो आप समझ सकते हो कि बायोटेक और एआई का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक मियर वैक्सीन या फिर दवा बनाने तक सीमित नहीं है। यह पूरे मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसी बात के लिए राइटर चिंता भी जताते हैं कि भाई साहब ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में, लेकिन इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस है क्या? इन्होंने बोला कि हर्डल्स बहुत ज्यादा है, बहुत पोटेंशियल है नो डाउट, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस लाइक डेटा कहां से आ रहा है, किससे पूछकर आ रहा है, कितने लोग का डेटा आ रहा है, क्या वो होलिस्टिक है कि नहीं। दूसरा, यहां पर हम लोग डेटा क्वालिटी और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि क्या हमारे पास 360 डिग्री डेटा अवेलेबिलिटी है क्या? हमारे पास नहीं है। फिर हमने बोला कि भाई साहब एक बात बताओ, तुम इतने तेजी से डेवलपमेंट तो करते चले जा रहे हो, क्या उसके बेसिस पर तुम्हारे पास कोई भी रेगुलेटरी या एथिकल कंसर्न्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं क्या? तो हमने बोला कि भैया बने तो हैं, लेकिन अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे, जैसे बायो ए3 पॉलिसी है या जो भी चीजें अभी अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, उनमें ना इन सब के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि अगर वैक्सीन फ्यूचर में किसी को गलत तरीके से इफेक्ट कर रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। कहीं नहीं लिखा है ये सब बातें। तो इसीलिए राइटर बोलते हैं कि भाई साहब इन सब पर थोड़ा ध्यान दो। यहां पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास ऑफ पीपल विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ सुपर मेडिसिन पावर, लेकिन उसके बाद और किसी गरीब के पास में नहीं पहुंचेगा। तो यहां पर हेल्थ फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है। फिर इसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन गैप्स, मतलब कि देयर आर सर्टेन कंपनीज। यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं भाई? हम लिखते हैं कि सर देयर कैन बी सर्टेन कंपनी academia there can be certain foreign research group। इन सब के अंदर कहीं पर भी आपको कोलैबोरेशन एफर्ट्स इंडिया के अंदर में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये सारे ना हर्डल्स हैं हमारे लिए, सारे के सारे हर्डल्स हैं। अब इन सबको टैकल कैसे किया जाए इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले राइटर ने बोला कि भाई साहब देखो, देयर हैज बीन पॉलिसीज, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वी हैव डेवलप्ड पॉलिसीज। हमारे इस बार के जो बायो ई3 पॉलिसी थी, ये आया है आपका, यही कोई सितंबर अक्टूबर में आया है, सितंबर अक्टूबर 2024 में ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली बोला गया है कि हम लोग तेजी से अपने बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स को या फिर एआई हब्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बहुत तेजी से जनरेट करेंगे। हम लोग वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हम लोग बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करेंगे। साथ ही साथ यहां पर बायोलॉजिक्स के लिए भी हम लोग काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन वही है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो क्वेश्चन मैंने रेस किया था, वो बायो ई3 पॉलिसी भी डिसाइड नहीं करता है, एड्रेस नहीं करता है। फिर हम लोगों ने इंडिया एआई मिशन में अभी देखा कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम लोग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और दूसरे दूसरे सेगमेंट्स में एआई इकोसिस्टम को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके अंदर भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। डीपीडीपी एक्ट आया था आपके पास, है ना, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में लोगों के
पर्सनल डेटा को सेफगार्ड करने की बात तो की गई है, लेकिन भाई साहब बोला गया है कि बिना कंसेंट के आप किसी के भी पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बट इसके बेसिस पर भी कोई भी नियम कानून अभी तक प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी को आज तक ऐसे कोई बहुत बड़े केस में नहीं पकड़ा गया है कि हाँ इन्होंने डेटा का मिसयूज किया हो। ऐसा तो नहीं है कि मिसयूज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस मतलब देयर आर सर्टेन सेफ स्पेसेस जहां पर आप ना इनोवेशन को टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनके अंदर जो भी आपको इलीगल प्रोविजंस भी लेके चलने हैं वहां पर भी कोई बहुत अंदर तक जाके घुस के देखता ही नहीं है। तो इसीलिए ये सारे हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि हमने पॉलिसीज बनाई हैं, हमने नए नए पॉलिसीज लॉन्च किए, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज अपनाई है, लेकिन वो सारे के सारे स्ट्रेटजीज अभी भी उन रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो राइटर ने सजेशन दिया कि भाई साहब तुम्हारे देश में नहीं है तो तुम जरा दूसरे देशों की तरफ देखो, तुम देखो ईयू को देखो। ईयू ने ईयू एआई एक्ट बनाया था 2024 में और उन्होंने उससे एआई गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने 4 स्टेजेस में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जो कि एक एआई पॉज कर सकता है ना, जो एआई उनको उनके लिए प्रोबेबली क्रिएट कर सकता है। इन्होंने बोला कि भाई साहब देखो एक तो मिनिमल रिस्क है कि जैसे कोई भी एआई बेस्ड अगर कोई वीडियो गेम बन रहा है या फिर कोई स्पैम फिल्टर है तो उनके लिए चलो मिनिमम रिस्क है, इक्का दुक्का लोग ही अफेक्टेड होंगे। अगर कोई चैटबॉट या डीप फेक आ रहा है तो भाई साहब यहां पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने बोला कि कोई भी डीप फेक अगर वीडियो बना रहे हो तो उस पर तुम वाटर मार्क डालो कि एआई जनरेटेड वीडियो है ऐसे, और यहां पर भी लिमिटेड रिस्क रखा उन्होंने। फिर कुछ क्रेडिट स्कोरिंग है भाई साहब, वेयर द मनी इन्वॉल्व्स, जब मनी इन्वॉल्व होती है, किसी का फाइनेंशियल लॉस होता है, किसी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर एआई काम कर रहा है तो उसको वो लोग बहुत ही थॉरोली चेक करेंगे क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है। और सबसे ज्यादा अनएक्सेप्टेबल रिस्क है जिसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है वो है मैनिपुलेटिव एआई, सोशल स्कोरिंग, ऐसे जगहों पर जहां पर एक मासिव जगह पर लोग अफेक्ट हो सकते हैं। उसी में आता है ये सारी चीजें भी, जैसे कि आपका बायोटेक प्लस एआई, इस पर उन्होंने अनएक्सेप्टेबल रिस्क दिया है और कई सारी जगहों पर बैन किया है और बहुत सारी चीजों को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला है। तो इसी तरीके से इंडिया को भी अप्रोच करना चाहिए। सिमिलरली आपको यूएसए का भी ऐसे ही यहां पर मेंशन मिलेगा। यहां पर अगर मैं आर्टिकल में दिखाऊं आपको तो यहीं पर आपको एक और दिखेगा, यूएस का एफडीए का 2025 का गाइडेंस है, इसने भी 7 स्टेप फ्रेमवर्क दिया था एआई क्रेडिबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझना बड़ा जरूरी है कि इनसे थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग। फिर यहां पर लिखा है, यहां पर बोला गया कि भाई साहब देखो कुछ ना एथिकल टाइट रोप है जिसको तुमको बनाना पड़ेगा, है ना, और इसके बिना बनाए काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़े कंसर्न्स जो अभी तक हम लोगों ने देखे क्या है, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। फिर एल्गोरिदम बायस है, मतलब कि एआई मॉडल्स जो हैं वो बायस्ड डेटा उठा रहे हैं, वो अर्बन एरियाज का डेटा उठा रहे हैं, वो हर एक जगह को 360 डिग्री कवर नहीं कर रहे हैं। एक ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम हमने बोला ही कि एआई डिसीजन जो होता है वो ट्रस्ट हिंडर करता है, मतलब लोगों की अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स ही नहीं है। अब जब भी एआई कभी फॉल्ट करेगा तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि यहां पर सिर्फ प्रिविलेज ही इसका फायदा ना उठाएं बल्कि सभी लोग फायदा उठाएं, ऐसा कोई भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये सारे मेजर कंसर्न्स हैं। हमारे मिटिगेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले एक रेगुलेशन रॉबस्ट नेचर का लेके आओ जो कि इन सभी चीजों पर प्रॉपर इवैल्यूएट करता हो। स्पेसिफिक रूल्स होना चाहिए जहां पर एआई और बायोटेक्नोलॉजी मिलते हैं। फिर इसके बाद कुछ डेटा स्टैंडर्ड्स को भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। मल्टी स्टेक होल्डर इंगेजमेंट लगाओ भाई साहब, इसके अंदर तुम्हारे पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एकेडमिशिया, एथिसिस्ट, ये सब लोग आने चाहिए और एथिकल डिजाइन्स लेके आओ जहां पर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्रिवेसी बिल्कुल शुरुआत से ही बनी रहे। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहां पर हम लोग बोल सकते हैं अगेन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आए जो कि एआई रिसर्च को डेमोक्रेटाइज करें। कुछ हम लोग R&D स्किल्स लेके आए, इस पे इनहेंस करें, मतलब कि जो हमारे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वहां पर हम लोग अच्छे से इन्वेस्ट करें। हम लोग कुछ नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डिजाइन करें और साथ ही साथ हम लोग कुछ एआई को एजुकेशनल करिकुला में भी यहां पर हम लोग एन्यूमरेट करें जिससे कि वहां के बच्चे भी बचपन से ही
एआई और बायोटेक के बारे में थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रखें और उस पर वो लोग फ्यूचर में जाके रिसर्च फ्रेमवर्क कुछ देख सके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हम लोग बात कर सकते हैं, इसको हार्मोनाइज करने की बात करनी है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिजनेस को या फिर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, ग्लोबल कोलैबोरेशंस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जहां पर पब्लिक ट्रस्ट हमारा बिल्ड हो सके। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और प्रिवेसी, TAFP, ये 4 pronged अप्रोच जो है ये हमारे पास में होना चाहिए। फाइनली राइटर का यही कहना है कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, इंडिया मस्ट नॉट मिस इट, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ इट्स टाइम जब इंडिया अपने एक नेक्स्ट स्टेज पर जाके ग्लोबल लीडर की तरफ आगे बढ़ता है अपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी। तो ये था पूरा आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल जो हमारे सामने आया था वो अहमदाबाद का जो इंसिडेंस हुआ था, आप सबको पता है, वो एरोप्लेन क्रैश के वजह से। वहां पर लिखा गया है कि हाउ डीएनए आइडेंटिफिकेशन वर्क्स, इसी के बारे में हम लोग को जरा समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये दुखद हादसा एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था, अहमदाबाद में क्रैश होता है और अप्रोक्सीमेटली यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों के आसपास यहां पर लोगों की डेथ हुई है। और यहां पर ना बहुत सारे ऐसे लोगों के शव मिल रहे हैं, बॉडी मिल रही है, डेड बॉडी मिल रही है, जो कि उनको बाई फेस आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लम है। तो हमारे पास यहां पर डेटा कलेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही एकमात्र सोर्स बचता है। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके लिए बस एक छोटा सा चीज आप लोग समझ लो कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और बहुत सारे ऐसे हार्ड टिश्यूज होते हैं। हार्ड टिश्यू जैसे हमारा बोन, सॉफ्ट टिश्यू आपके मसल्स के जैसा हो सकता है। तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि किसी भी पर्सन के डेथ के बाद में जो सॉफ्ट टिश्यू है ये डिग्रेड करना तेजी से स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई भी चीज तेजी से डिग्रेड कर रहा होता है तो अगर यहां से आप डीएनए सैंपल्स लेते हैं ना, तो ये डीएनए सैंपल्स इतना प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग हार्ड टिश्यू से डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, अगर उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, तो हमारे लिए वो काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब यहां पर हम लोग करते क्या है, हम लोग यहां पर लगभग हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेंटेन रखते हैं, या फिर इसको हम लोग 95% इथेनॉल के अंदर में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो हम लोग इसको इथेनॉल वगैरह में रखते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। अगर हार्ड टिश्यू है तब उसके लिए हम लोग थोड़ा सा, तब भी हम लोग बोलते तो हैं कि यार देखो कोल्ड और ड्राई कंडीशन ही होना चाहिए। अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में उसको रखा गया है तो वो डीएनए किसी भी काम का नहीं बचेगा। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ऐसे एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कि जो भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग कैसे समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके लिए शॉर्ट टैंडम रिपीट एनालिसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, STR एनालिसिस। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक जीनोम का सेगमेंट है ना। ये जो जीनोम के सेगमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कई जगहों पर हम लोगों को नॉन कोडेड डीएनए मिलता है। क्या मिलता है भाई, नॉन कोडेड डीएनए। नॉन कोडेड डीएनए का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में ना ही कोई फिजिकल ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कोई प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। मतलब ये यूं ही पड़े हुए हैं। हम इसको शॉर्ट टैंडम रिपीट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पैलिंड्रोमिक, ये छोटे छोटे टैंडम, टैंडम मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली छोटे फॉर्म में रिपीट्स होते हैं। ये कभी 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के हो सकते हैं, कभी उससे 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के हो सकते हैं। तो हम ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन शॉर्ट टैंडम रिपीट्स के वेरियस पोजीशंस को जब मेजर करते हैं, बाकी के जितने भी आपके बीच बीच के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स दिख रहे हैं, ये सारे फंक्शनल हैं। बट जो भी नॉन फंक्शनल है उनको बार बार रिपीट होता हुआ अगर देखते हैं, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। 6 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है,
वो ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनके रिपीटिशंस की हम लोग फ्रीक्वेंसीज को देखना पसंद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का एक क्रिटिकल जीन पूरा एक सेगमेंट उठाएंगे हम लोग, और इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कहां कहां पर ये वाला शॉर्ट टैंडम रिपीट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका पैटर्न क्या है। और इसके लिए हम लोग, वैसे तो देखो हमारे शरीर में टोटल देखा जाए तो 3.3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इतने ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें से कुछ एक क्रूशियल पोर्शंस को एनालाइज करते हैं और फिर इनके रिपीट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इन्हीं पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और मैच करते हैं इनके पेरेंट्स से। तो इनके जो भी पेरेंट्स होते हैं, इनके पेरेंट्स में कई बार यही रिपीट्स फाउंड होगा कि हो सकता है फादर के साइड में कुछ पाया जाए और हो सकता है बाकी के मदर के साइड में मिल जाए हमें। ऐसा कुछ मान लेते कि ये फादर का है, ये मदर का है, दोनों से 50-50% आया और यहां पर एक फुल फ्लेजेड फॉर्म में हमारा ये रिपीट तैयार हो गया। तो हम लोग इसी को मैच करते हैं और उसके बेसिस पर निकालते हैं। हमेशा याद रखना कि एसटीआर जो होते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स जो होते हैं, ये हमेशा यूनिक होते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि ये है तो नॉन कोडेड डीएनए, बट इनका काम हम लोगों ने अपने हिसाब से निकाला और हमने देखा जैसे हमारा नॉर्मल फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, वैसे ही इनका जो वेरिएशन गैप है ये भी अलग अलग होता है। और कई सारे क्रूशियल जगहों पर अगर हम लोग इनकी प्रोफाइलिंग करते हैं तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक मेथड है ना, दिस इज मेथड नंबर 1। दूसरे मेथड्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। इसके लिए भी हम लोगों ने कई बार बात किया है कि अगर मान लो कि मदर के साइड से और फादर के साइड से हम लोग पैदा हुए हैं, मदर के साइड से एग शेल आता है और फादर के साइड से स्पर्म सेल आता है। जब दोनों फ्यूज होते हैं तो बेसिकली हमारा एक जाइगोट बनता है, जिसमें फादर के पास में न्यूक्लियस के कुछ डीएनए के पोर्शंस होंगे और मदर के पास में भी कुछ डीएनए के पोर्शंस होंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास मदर के एक सेल में आता है बहुत सारा, यहां पर क्या आता है भाई? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है वो एक बार समझाता हूं मैं आपको। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब भी एक सिंगल जाइगोट बनता है, जब हम सभी लोग एक सेल के होते हैं, तो इस सेल में कुछ चीजें जो है वो मदर के साइड से आती हैं डीएनए में, कुछ चीजें फादर के साइड से आती हैं डीएनए में, और फिर इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी हैं, माइटोकॉन्ड्रियास वगैरह जैसे हैं, ये सब के सब किसके साइड से आते हैं? मदर के साइड से आते हैं। तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज में डीएनए जो है वो किससे आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मदर से आ रहे हैं, फादर से नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ मदर से आते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मदर के साइड से ही आ सकता है। बाकी फादर के स्पर्म में भी आप देखोगे तो यहां पर भी माइटोकॉन्ड्रियाज होते होंगे, लेकिन उनका कोई भी अंश यहां नहीं आता। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हमेशा इसका इस्तेमाल वैसे भी करते हैं हमारे मैटरनल लीनिएज को ट्रेस करने में। मैटरनल लीनिएज को ट्रेस करने में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो वही चीज है कि मदर के साइड से मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, कोई भी मिल जाए, इनके कितने भी मैटरनल आंट मिल जाएं, है ना, इन सभी के थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, मदर हो कोई भी हो, इन सब से सबका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेम ही होगा। तो किसी का भी डीएनए मैच यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से भी हो सकता है। तो यहां पर इसके लिए फायदा क्या होता है पता है? कई बार ना हम लोग को न्यूक्लियर डीएनए अच्छा वाला अवेलेबल नहीं हो पाता, लेकिन सेल के बहुत सारे हिस्से में आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आसानी से मिल जाता है, तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस भी इजी हो जाता है। अगला जो है हमारे लिए वो है वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। वाई क्रोमोसोम एनालिसिस का क्या मतलब, इसको समझते हैं। जैसे कि अगर एक मेल पर्सन है,
और एक फीमेल पर्सन। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं भाई, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें 22 ऑटोसोमल पेयर होते हैं, और एक पेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो बेसिकली हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मेल के अंदर अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम से एक्स और वाई। और सिमिलरली अगर हमारे पास यही फीमेल्स की बात करते हैं तो इनके सेक्स क्रोमोसोम में 2 एक्स शेप के क्रोमोसोम होते हैं। तो वेरिएशन हमेशा मेल के अंदर में देखने को मिलता है। अब सोचो कि अगर कोई भी एक सन है ना, सन के 6 क्रोमोसोम में अगर वाई क्रोमोसोम मिल रहा है तो ये किससे आया होगा? हम लोग बोलते हैं सर ये पक्का सिर्फ और सिर्फ फादर के 6 क्रोमोसोम में से एक्स और वाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो ही कंपोनेंट यहां पर आया होगा। अच्छा, ये फादर हो गए, फादर के फादर क्या हो गए? ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर से जो ग्रैंडफादर का वाई डीएनए होगा, वाई क्रोमोसोम होगा, वही फादर में आया होगा, वही सन में आया होगा। तो जैसे अभी तक हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को मैटरनल लीनिएज ट्रेस करने में आइडेंटिफाई कर रहे थे, वैसे ही हम लोग सन के फादर, उनके फादर, उनके फादर, पैटर्नल लीनिएज को ट्रेस करने के लिए हम लोग वाई क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं, पैटर्नल लीनिएज। तो यहां से भी मिल जाता है। और किसी भी प्रकार के अगर उनके रिलेटिव्स हैं, जैसे कि यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं उनके कोई अंकल होंगे, या मतलब जो भी ऐसा होगा, जो भी पैटर्नल रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फादर टू सन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और यहां पर भी हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कोई भाई है, भाई से भी सेम होगा। अच्छा सोचो, अगर ये फादर है, फादर के 2 बेटे होंगे, एक्स और वाई। अगेन अगर इस सन का कोई एक ब्रदर होगा तो उसके पास भी सेम ही फादर वाला वाई क्रोमोसोम होगा। तो ब्रदर हो या फिर कोई पैटर्नल अंकल हो, पैटर्नल मेल कजिन हो, इन सभी के पास सिर्फ मैचिंग के आपको हमेशा और हमेशा वाई क्रोमोसोम मिलेंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, SNP। इसके अंदर में क्या होता है ये भी समझो जरा। हमारे पास में आप सबको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, है ना, जिनको जिनको नहीं पता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स क्या होते हैं, तो आपका जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, इस डीएनए स्ट्रक्चर में जो हम लोग ऐसे ऐसे लाइंस खींचते हैं ना, ये लाइंस बेसिकली ए, टी, सी या जी, ये जो 4 प्रकार के बेस पेयर्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स बोलते हैं। और ये है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। इन्हीं 4 के बेसिस पर अगर हम लोग बोलते हैं कि मान लो हमारे पास में एक नॉर्मल सेगमेंट का हमारा क्या था भाई, हमारा जीनोम था, जीन था, जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन कहीं पर भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज हो गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहां पर ए होना चाहिए था, इसके जगह पर टी बन गया, या फिर ए की जगह पर सी बन गया। इसी तरीके से हमने और एसएनपी ट्रेस किए, यहां पर पता चला हमें कि एक्चुअल में अगर बाकी इंसानों को देखें तो उनके पास जी कॉमन होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ए लिखा हुआ है। तो ऐसे कई सारे एसएनपीज हैं। देखो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या होता है, पॉली मतलब क्या होता है भाई, या फिर मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड को अलग अलग, पॉली मतलब कई सारे दूसरे फॉर्म में चेंज होते हुए दिखाई देना। तो एक ए सी में भी कन्वर्ट हो सकता है, जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, टी में भी कन्वर्ट हो सकता है। यही सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अगर कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो इसको भी हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के जैसे देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं, ये एसएनपीस को इतना पॉपुलरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ना कई सारे इंसानों में ये एसएनपीस जो होते हैं ना, ये कॉमन होते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनका एसएनपी और मेरा एसएनपी किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में सेम ही हो। मेरा भी ए का सी बन गया हो और उनका भी ए वाला इसी पर्टिकुलर जी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का ए का सी हो गया हो। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लिख लेते हैं, इट इज नॉट एज इफेक्टिव एज एसटीआर एनालिसिस।
तो इसका इस्तेमाल करते तो है, लेकिन ये इतना अच्छा भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। अगले हफ्ते हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और फिर से हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करने की कोशिश करते हैं और आप सभी लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर से अपडेट करूंगा, उन सभी को आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर और इन क्वेश्चंस को आप जरूर से अटेम्प्ट करना जो कि इन 2 टॉपिक्स पर बेस्ड होके। तो मिलते हैं अगले हफ्ते और फिर से डिस्कस करते हैं हम लोग साइंस एंड टेक के कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।